तो मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इतिहास का। आज हम लोग इतिहास से हर चीज़ की एक-एक बात करेंगे, बाकायदा व्यवस्थित क्रम से बात करते चलेंगे। तो सभी लोग वीडियो को पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे समय-समय पर वीडियो आपको मिल सके, जो डाला जाए वीडियो। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, सभी लोग चाहे किसी का भी यूट्यूब से अगर वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो से संबंधित नोट्स जरूर अपनी कॉपी बनाएं, जिससे समय समय पर आप उन नोट्स का रिवीजन कर सकें। चाहे मेरा देखें, चाहे किसी अन्य यूट्यूब से देखें, आप किसी से भी देखें, लेकिन आपको एक प्रॉपर अपना नोट्स बनाते चलना है और एग्जाम के टाइम पे उसी नोट्स का काम आता है। क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, आप बार बार वीडियो का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो को अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आपके दिमाग में बाकायदा उसी तरह से क्लास में पढ़ने की नोट्स बन जाते, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे। तो सभी लोग वीडियो को कि दिए हुए पॉइंटों को नोट जरूर किया करें और शेयर जरूर करें, जिससे वीडियो और चैनल को और ग्रोथ मिल सके। तो आगे चलते हम लोग, आज हम बात करेंगे इतिहास में। तो इतिहास क्या है? इतिहास की बात करें अगर हम लोग, तो इतिहास में क्या होता है? तो इतिहास में क्या है? ठीक है, तो इतिहास से संबंधित अगर हम बात करें तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, किस तरह से पढ़ा जाता है, क्यों इतिहास पढ़ा गया? तो उसका रीजन सिंपल सी भाषा ये है कि इतिहास का मतलब है सिर्फ पुरानी चीजें। इतिहास का मतलब है सिंपल भाषा में पुरानी। पुरानी का मतलब जितनी आज, अगर आज है तो पुराना नहीं है, आज वर्तमान वो करंट है, तो उसे करंट के रूप में पढ़ते हैं। और आज के बाद जो बीत जाए वो सब इतिहास बदल जाता है, यानी पुराना हो गया पुराना। और उन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। तो उन्हीं इतिहास को पढ़ने के लिए हमें तीन भागों में बांटा गया इतिहास को। एक को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक, एक को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, एक को बोलते हैं ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है? प्राग मतलब पत्थर। पत्थर ऐसा इतिहास जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता था, बाद में अपडेट हुए। और आद्य ऐतिहासिक ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हो, पत्थरों के साथ साथ कुछ लिखने के भी साक्ष्य मिले हों। और ऐतिहासिक जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी तो हों और लिखने के साक्ष्य भी मिले हों, और आगे इस तरह से चलता रहेगा। तो ये इतिहास का हुआ। अगर हम बात करें कितने भागों में बांटा गया, तो इतिहास को तीन भागों में। एक आता है प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो अगर हम कहें क्या क्या विशेषता है, तो प्राक ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल की विशेषता यह है, इसके पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, दूसरी इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। याद रखना, इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। इसीलिए लिखित साक्ष्य प्राप्त ना होने के कारण दूसरी बात, इसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए और भी इसे क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल कह देते हैं। याद रखेंगे इसकी ये दो विशेषताएं। आगे आते हैं, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें,
इसकी कौन सी दो विशेषता है? सेम इसी तरह से विशेषता की बात करें अगर हम, इसके भी पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरी क्या है? इसके लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन पढ़े नहीं जाते। याद रखेंगे, मैंने क्या कहा? ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेंगे, ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेंगे, लेकिन इसे दूसरा लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। अंतर किसमें है? अंतर इन दो पॉइंटों में। अंतर जो मिलेगा इसी पॉइंटों में अंतर मिलता चला जाएगा सब जगह। इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन याद रखें इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे प्राग ऐतिहासिक में वो लिखित साक्ष्य नहीं होंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो होंगे, लेकिन उन्हें पढ़े नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की बात करें, ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है? ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है? ऐतिहासिक काल की भी दो विशेषता है। बात वही आ गई फिर, पुरातात्विक साक्ष्य तो इसके भी मिलेंगे, इसके पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, और इसमें भी लिखित साक्ष्य होंगे, लिखित साक्ष्य होंगे, लेकिन ये पढ़े जाएंगे, ये साक्ष्य पढ़े जाएंगे। याद रखना, ये लिखित साक्ष्य पढ़े जाएंगे। तो अंतर तीनों में ये है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। तो याद रखना इस तरह से। अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल में हम किस काल का अध्ययन करेंगे, किस काल का अध्ययन करेंगे? तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग जिसमें पत्थर का उपयोग हुआ हो, और पत्थर का उपयोग हुआ है किसका? पाषाण काल में। हम लोग बात करें किसकी? पाषाण काल की बात करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में किसकी बात करेंगे? पाषाण काल की बात करेंगे। और पाषाण काल तीन भागों में पढ़ेंगे हम लोग। एक को पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल, और एक को पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक को पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल तो तीन जगह पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अगर हम कह दें आद्य ऐतिहासिक काल में हम किस काल का पालन करेंगे, तो इसमें हम दो अध्ययन करेंगे। कौन से दो? एक आएगा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें दूसरी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी कौन सी बात करेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। अगर हम कहें यहाँ क्या बात करेंगे, यहाँ वैदिक काल के बाद जितने भी मौर्य काल आएंगे, बौद्ध काल आएंगे, बौद्ध धर्म आ जाएगा, जैन धर्म आ जाएगा, इसके बाद देश आजाद हो जाएगा। देश आजादी की कहानी पूरी, यानी कितने युद्ध हुए, कौन कौन से राजा हुए दक्षिण भारत में, इन सब की बात करेंगे तो उसमें किसे मिल जाएगा? ऐतिहासिक काल में। अगर हम बात करें इसमें कालों की विभाजन की, कहां से काल किसका आता है, तो पुरा पाषाण काल को जो माना जाता है, जो पुरा पाषाण का जो काल माना जाता है वो अज्ञात काल से, वो कहां से? अज्ञात काल से, अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी माना जाता है। और इसका कितना माना जाता है? इसका माना जाता है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। अभी हम बीसी की बात करेंगे। दूसरी बात, अगर हम कहें 4,000 से लेकर, 4,000 से लेकर इसे माना जाता है 2500 बीसी।
जो नवपाषाण काल आता है 4000 से लेके 2500 बीसी तक माना जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से ही माना जाता है, और वो माना जाता है 1500 मान ले, वैसे 1750 मानते हैं अलग अलग लोग, हम 1500 मान लेते हैं जिससे एडजस्ट, जिससे हर चीज को क्लियर होते जाए। और यहाँ पर हम वैदिक काल को मानेंगे तो ये वैदिक काल आता है 500 से लेकर 1500 से लेकर 500 बीसी तक। और 500 बीसी के बाद में चलने लगता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 16 महाजनपदों के बारे में। फिर वहां पर मगध साम्राज्य, तो वहां पर हम लोग पढ़ते जाएंगे। फिर तो इतना ध्यान देना, पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन भागों में बांटा गया। अगर हम कहें इन सब की जो मैंने अभी डेट लिखी, इन सब का डेट कैसे आया, तो इन सब की डेट एक विधि होती है कार्बन डेटिंग। कौन सी? इन सभी की विधि अगर कहें इतिहास के बारे में, अगर एग्जिस्ट, दो चीजें याद रखना, एक आती है कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, इसमें कार्बन 14 का उपयोग होता है। कार्बन 14 का उपयोग होता है। कार्बन 14 का उपयोग ये क्या करता है, कार्बन से बनी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, यानी कार्बन से युक्त, यानी कार्बन से बनी कोई वस्तु हो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग होता है और कार्बन डेटिंग का उपयोग होता है। अगर हम कह दें यूरेनियम डेटिंग क्या है, ये तो किसकी बात हो गई, कार्बन डेटिंग की। यूरेनियम डेटिंग क्या है, तो यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम का उपयोग किया है 223 यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम का। 235 का, यूरेनियम 235 का उपयोग करेंगे। तो यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। अगर हम कहें ये किसकी आयु ज्ञात करने में, तो ये यहां पर कार्बन से युक्त था। यूरेनियम का उपयोग करते हैं पत्थर से बनी वस्तु की आयु ज्ञात करने में। याद रखना, बनी वस्तु की क्या आयु ज्ञात करने में। तो अगर कहें तो हमें किससे पता चलता है, ये सब यह यूरेनियम डेटिंग से पता चलेगा। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे तो उनसे पता चलता है। तो यह दो डेटिंग है, ध्यान देना, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग। और इन सब का पता कैसे चला कि हमारे या जिस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर आज से इतने साल पहले ये सब चीजें थी, कैसे आया, तो उसकी अगर कहानी, तो उसकी स्थिति क्या है। तो हमारे देश में जब अंग्रेज आ गए थे, तो अंग्रेज हमारे देश में जब लॉर्ड डलहौजी आया, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, 1853 में रेल बिछाना शुरू किया था। तो 1853 में जब लॉर्ड डलहौजी रेल बिछवा रहा था कराची से लाहौर की ओर, कराची से लाहौर के बीच में रेल बिछाई जा रही थी, और उसका नेतृत्व करते थे बिछाने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम कर रहे थे, और उनके साथ एक व्यक्ति और थे, बर्टन थे। तो याद रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम और बर्टन थे। अलेक्जेंडर को वहां के जो मजदूर थे, उन मजदूरों ने अजीब प्रकार की कुछ आकृतियां देखी, ईंटें देखी, और उन ईंटों को उनके सामने प्रस्तुत किया गया। तो कहा गया कि ईंटें अजीब प्रकार की हैं। तो उनको जब खोज करने के लिए, उसकी सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया, ईंटों को या उन वस्तुओं को सर्वेक्षण करने के भेजा गया, तो देखा कि ये तो बहुत साल पुरानी है। तो जब बहुत साल पुरानी है तो उन चीजों की खोज करने के लिए एक विभाग ही बनाया गया। तो क्वेश्चन आता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनकदाता कौन है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनकदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में वायसराय थे, कैनिंग के काल में एक भारतीय पुरातत्व विभाग बना, और उस भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक जो बने, अलेक्जेंडर कनिंघम बने। इसी में जब आगे खोज होती चली गई, तो जब 1926 की बात, 1921 में जॉर्ज मार्शल की अध्यक्षता में बनाया गया। जॉर्ज मार्शल की अध्यक्षता में जब काम करना शुरू हुआ, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। तो उसमें पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष जॉन मार्शल हो चुके थे तब। तो हम बात करें कैसे खोज हुई, तो इसकी इतिहास की बात करें, अगर हम खोज किस तरह से होती है,
ठीक है। खोज की बात करें अगर हम, तो भारतीय 1853 में कराची से लाहौर लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। 1883 में कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी दौरान अलग अलग आकृति में वस्तुएं मिली। अलग अलग आकृति में वस्तुएं मिली। इन आकृति की वस्तुओं को पुरातत्व विभाग ने क्या किया, सर्वेक्षण किया और पाया कि ये तो बहुत साल पुरानी है। तो इसकी देखरेख कौन कर रहा था? रेलवे लाइन की देखरेख अगर कहें उस समय गवर्नर कौन था? अगर बात करें कौन, गवर्नर जनरल कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। लॉर्ड डलहौजी थे। जब बिछाई जाए लॉर्ड डलहौजी, क्यों लॉर्ड डलहौजी ने रेल बिछाई। और इसके बाद में कहें जो क्वेश्चन आता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनकदाता, तो आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के जनकदाता रहे। और पुरातत्व अगर कहा जाए भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम निर्देशक कौन बने? प्रथम निर्देशक कौन बने? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम निर्देशक जो बने, अलेक्जेंडर कनिंघम बने। कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम बने। और ये बने थे 1861 में। 1861 में। इसके बाद में इसी पुरातत्व विभाग के जनकदाता, इसी पुरातत्व विभाग के बाद में निर्देशक बनते हैं कौन? 1921 में। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, प्रथम महानिदेशक, यहाँ डाल लेना, प्रथम महानिदेशक यहाँ पे। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? भारतीय विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल थे। और इन्होंने ही बाद में क्या किया? जॉन मार्शल थे, इन्होंने ही राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी की सहायता से सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करना शुरू की। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां उसकी बात करेंगे, तो इतना याद रखना यहाँ पे ये। इसके बाद में अगर हम कहें, एक क्वेश्चन और आता है, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनकदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनकदाता किसे कहते हैं? तो अगर हम बात करें उसकी, तो भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनकदाता की बात करें
भारतीय प्राग ऐतिहासिक भारतीय प्राग ऐतिहासिक जो आते हैं, भारतीय प्राग ऐतिहासिक के खोजकर्ता, भारतीय प्राग ऐतिहासिक के खोज करता, तो उनका नाम आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो भारतीय प्राग ऐतिहासिक के खोजकर्ता अगर कहा जाए तो कौन आएंगे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया? इन्होंने 1863 में, क्योंकि ये बात खो चुकी थी कि कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो प्राचीन काल बहुत पुरानी है, तो इन्होंने भी 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में, तमिलनाडु के पल्लवरम में खोज की। तमिलनाडु के पल्लवरम में 1863 में क्या कर दी इन्होंने? खोज कर दी। किसकी? भारतीय प्राग ऐतिहासिक की। भारतीय प्राग ऐतिहासिक यानी आज से इतने साल पुराने सबसे पत्थरों से जो बने आते हैं पदार्थ, वो इन्होंने खोज की। तो याद रखना, भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के खोजकर्ता अगर कहा जाए तो कौन आएंगे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। और रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। अगर कहें ये कौन थे, यहीं पे ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विद भी थे। पुरातात्विक विद थे। तो याद रखना, ये कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक विद भी थे। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से ध्यान देना। तो इस चीज अगर कहा जाए तो ये याद आ गई। तो सबसे पहले जो पाषाण कालीन औजार मिला वो कहाँ से मिला? तो वो मिला सबसे पहले पाषाण कालीन जो औजार मिला, सबसे पुराना जो औजार बोला जाता है वो मिला 14 लाख वर्ष पुराना महाराष्ट्र के बोरी से। कहां से? दूसरा पॉइंट एक आता है, सबसे पुराना सबसे पुराना पाषाण काल उपकरण, सबसे पुराना पाषाण काल का उपकरण कहां से मिला? सबसे पुराना पाषाण काल का जो उपकरण मिला वो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिला। कितने साल पुराना है? 14 लाख वर्ष पुराना। 14 लाख वर्ष पुराना है, याद रखेंगे। इस तरह से एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट और आता है, एक पुरातात्विक विद हुए जिनका नाम थॉमसन था। उन्होंने क्या किया? थॉमसन ने जो भारतीय जितने भी औजार थे इन सबको अंग्रेज लोग डेनमार्क ले जाया करते थे और वहां पर रखते थे। तो डेनमार्क में एक संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय, डेनमार्क में संग्रहालय कोपेनहेगन संग्रहालय। उस संग्रहालय में थॉमसन ने औजारों को परीक्षण करके प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटने की बात कही। और उसको एक बोला गया पाषाण काल बोल दिया, एक को बोला गया ताम्र काल, और एक को बोला पाषाण काल, एक को बोला कांस्य युगीन सभ्यता यानी कांस्य युग, और एक को बोला लौह युग। तो किसने? थॉमसन ने
किसने? थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है? डेनमार्क। डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर संग्रहालय में उपस्थित उपकरण के आधार पर पाषाण काल को के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। प्राग ऐतिहासिक काल को उन्होंने 3 भागों में बांट के बताया। कौन सा? पहला भाग उन्होंने बताया पाषाण काल है, एक को उन्होंने बोला पाषाण काल और एक को बोला उन्होंने कांस्य युग और एक को इन्होंने बोला लौह युग। तो याद रखना ये किन के अनुसार है? थॉमसन के अनुसार है। वैसे हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं ये प्राग ऐतिहासिक में, फिर भी इन्होंने बताया है तो याद रख क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कहेगा थॉमसन के अनुसार, पूछा भी गया है लेकिन याद रखना पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन ये। थॉमसन के अनुसार कोपेनहेगन संग्रहालय के उपकरणों का परीक्षण करने के बाद में थॉमसन ने प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, इन 3 भागों में बांटा। इस तरह से ये इतना छोटा सा वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो रहेगा। अगला जो वीडियो आएगा ये मैंने तो परिचर्चा की बात की, मैंने परिचय बताया कैसे क्या होता है, इन सब की बात की। अगला जो वीडियो हम एक और 3 वीडियो बनाएंगे पाषाण काल संबंधित। एक तो ये वीडियो हो जाएगा, 2 ही वीडियो रहेंगे, एक ये हो गया, एक और वीडियो है उसमें हम तीनों की बात कर लेंगे। नवपाषाण काल की बात कर लेंगे, पुरापाषाण काल की बात कर लेंगे, मध्यपाषाण काल की बात कर लेंगे। उसमें हम लोग तीनों की बात करेंगे, तीनों काल की बात कर लेंगे। 2 वीडियो होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके भी बात करेंगे तब बाद में, ठीक है। अभी तो हम इसकी बात करेंगे कि ये एक वीडियो और आएगा, तो इस तरह से पाषाण काल निपट जाए, खत्म हो जाएगा। और ठीक है, तो ये वीडियो होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और दूसरी बात फिर हम बता रहे हैं कि अपने कॉपी पर नोट डाउन जरूर किया करें हर पॉइंटों को, जिससे पेपर के समय आपको याद रहें, उसको रिवीजन कर सकें। जय हिंद।